Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course, like the channel. Okay guys, so let's begin. So now we are going to discuss some of the important questions that are given in your NCERT textbook. So the very first question is, the mass per unit volume of a substance is called density. तो as we all know that density क्या होती है, mass per unit volume. ठीक है, तो अब हमें इन सारी चीज़ों को डेंसिटी वाइज अरेंज करना है कि जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी उसको आखिरी में लिखना है और जिसकी कम होगी उसको पहले, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इनकी डेंसिटी वाइज इनको अरेंज करना है। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? जो सिंपल एयर है, जो सिंपल एयर होगी, ठीक है ना। तो एक्चुअली द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, एज वेल एज अपॉन देयर मास, और उनके मास पे डिपेंड करती है। तो डेंसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मैटर। तो हर एक अलग अलग मैटर के हिसाब से अलग अलग डेंसिटी होगी। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ऑल्सो रिलेटेड विद देयर साइज एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं किसी भी मैटर के अंदर, और फिर उस मैटर के अंदर जो साइज है वो क्या है उन पार्टिकल्स की, तो साइज ऑफ पार्टिकल्स, फिर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये तीन फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे हम जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सेट किया जाए तो सबसे पहले कौन सा आएगा? एयर, जो सिंपल एयर है, ठीक है ना। तो ये नंबर 1 पे आएगी, सबसे कम डेंसिटी इसकी होती है। उसके बाद नंबर 2 पे आएगी जो चिमनी से जो एग्जॉस्ट होगी एयर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ हैवी डस्ट पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं, एशेज वगैरह ये सब इसमें ऐड हो जाएगी, तो इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंपल एयर। फिर उसके बाद है अपना कॉटन। तो तीसरे नंबर पे अपना आएगा कॉटन, ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे मत देखना कि अगर इसका पूरे का अगर शर्ट का वजन करोगे या इस चौक का वजन करोगे तो जाहिर सी बात है इसका ज़्यादा होगा, लेकिन हम एक यूनिट वॉल्यूम देखते हैं, एक यूनिट के हिसाब से, मतलब एक यूनिट, एक छोटा सा एक पोर्शन देख लिया हमने, एक यूनिट अमाउंट में लेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि उसकी डेंसिटी कितनी है। ऐसे एक यूनिट क्वांटिटी हम देख रहे हैं ना कि वॉल्यूम कैसा होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसका मास कितना वो हम चेक करेंगे। तो उसके बाद नंबर आता है कॉटन का, और कॉटन से डेंस होगा आपका वाटर चौथे नंबर पे, और वाटर से आपका डेंस होगा हनी, और हनी से ज्यादा डेंसर होगा आपका चॉक, और लास्ट में सबसे ज्यादा जिसकी डेंसिटी होती है वो होती है आयरन की, मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसमें ये देखा कैसे, एक यूनिट अमाउंट देखते हैं हम, एक छोटा सा एक एरिया हम लेंगे, एक यूनिट वॉल्यूम हमने ले लिया और उसकी हम मास चेक करते हैं, ठीक है ना। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जिसका सबसे ज्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मास बिकॉज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है ना। डेंसिटी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका ज्यादा मास निकल जाएगा तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और वॉल्यूम हमने फिक्स ले लेंगे, हम सबका इक्वल अमाउंट में हम वॉल्यूम लेंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इनको अरेंज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट है टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन सी हैं? लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 ही स्टेट हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिस्कस करने हैं, तो ये पीछे हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो वही सब टेबल हमें दोबारा, जैसे इसको दोबारा पढ़ के बताने की जरूरत है नहीं, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, पिछली स्लाइड में आप रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन तीनों को हम कंपेयर किस किस बेसिस पे करेंगे? उनकी शेप, उनकी वॉल्यूम, उनके जो इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, उनकी डेंसिटी कैसी है, और इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, रिजिडिटी क्या है, फ्लूइडिटी क्या है, डिफ्यूजन कैसा है, मोलिकुलर मोशन कैसी है, और पार्टिकल मोशन कैसी। तो इन बेसिस पे हमें इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो इसको डिटेल में मैं दोबारा नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। तो ये आपको बताना है रिजिडिटी क्या होती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी क्या होती है। तो ये अपन कर लेते हैं डिस्कस। तो रिजिडिटी
तो इट इज द टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप, मतलब रिजिडिटी मतलब उसकी टफनेस कितनी है, कितना हार्ड है वो। तो जितनी चीजें हार्ड होंगी उसकी शेप क्या होगी, उतनी परफेक्ट शेप रहेगी, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। तो कहने का मतलब द टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप, मतलब अपनी शेप को मेंटेन रखने की उसकी टेंडेंसी कितनी है। व्हेन सम आउटवर्ड फोर्स इज अप्लाइड, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाया जाए तो वो अपनी शेप को कितने हद तक मेंटेन रख सकता है, तो वो उसकी रिजिडिटी है। अब जैसे मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा है, आप उसको कितना भी फोर्स लगा दो, आप हाथ से कितना भी फोर्स लगा दो, उसकी शेप चेंज होगी क्या, नहीं होगी। इसका मतलब उसकी रिजिडिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप वहीं पे अगर आप कोई टेनिस बॉल लो हाथ में और उसको आप स्क्यूज करने की कोशिश करो तो वो उसकी शेप चेंज होगी। इसका मतलब टेनिस बॉल की रिजिडिटी कम है। ठीक है, तो ऐसे ही रिजिडिटी, तो जितनी ज्यादा रिजिडिटी होती है उसके अंदर उतना ही ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर? ऐसी कॉम्प्रेसिबिलिटी, उसको हम कितना कॉम्प्रेस कर सकते हैं, तो वही है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको हम फर्दर कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉलिड होता है वो वैसे पहले से ही हाईली कॉम्प्रेस्ड होता है वो, तो उसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। तो इट इज़ अ टेंडेंसी टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑन अप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स लगाने के बाद आप उनका वॉल्यूम कम कर पाओ, तो वो क्या है, उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी है। तो द कॉम्प्रेसिबिलिटी इज हाईएस्ट इन, सबसे ज्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी किसी में होगी, गैसेस के अंदर होगी, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। तो आप इसको जो है, इन गैसेस को आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो। तो यहां पे टेंडेंसी बहुत ज्यादा है कॉम्प्रेस करने की। लेकिन अगर कोई चीज सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, उसको हम कितना कॉम्प्रेस करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे नहीं है। ऐसी फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी, द टेंडेंसी टू फ्लो मतलब बहने की जो क्षमता है। तो सॉलिड हमें पता है उसमें फ्लूइडिटी नील होती है, और उसके बाद लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी होती है, लिक्विड फ्लो करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी किस में होती है, गैसेस में होती है। ठीक है ना, गैसेस बहुत इजीली फ्लो करती हैं। तो द फ्लूइडिटी इज हाईएस्ट इन गैसेस ड्यू टू वेरी वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों होती है, क्योंकि जो उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो उस वजह से होगी। तो ये है, लिक्विड्स ऑल्सो हैव टेंडेंसी टू फ्लो बट देयर फ्लूइडिटी इज स्मॉलर देन गैसेस। तो वो मैं आपको बता चुका हूं कि गैस में सबसे ज्यादा होगी फ्लूइडिटी और उससे कम होती है लिक्विड्स में, और सॉलिड में तो इससे भी कम रहेगी। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर। किसी भी गैस कंटेनर को जब हम फिल करते हैं, फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, तो द गैसेस कैन बी कॉम्प्रेस्ड, गैस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं इनटू वेरी स्मॉल वॉल्यूम्स, ठीक है ना, बाय अप्लाइंग लार्ज प्रेशर। ड्यू टू इट्स हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी फेयरली लार्ज मास ऑफ गैस कैन बी पुट इन ए स्मॉल मेटेलिक सिलेंडर बाय कॉम्प्रेशन। तो देखिए, हम गैस के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, गैस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, और यही कारण है कि गैस को हम कॉम्प्रेस करके जो है छोटे छोटे कंटेनर में भर सकते हैं। ठीक है ना, आप जैसे एलपीजी सिलेंडर है अपने, तो एलपीजी जो कुकिंग गैस होती है, जिसमें एलपीजी गैस भरी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उस गैस को हम एक छोटे से सिलेंडर के अंदर, मतलब बिल्कुल हाईली कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में डाल देते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, तो गैस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो द गैसेस कैन बी कॉम्प्रेस्ड इनटू वेरी स्मॉल वॉल्यूम, थोड़ी सी जगह पे उसको हम फिट कर सकते हैं कॉम्प्रेस करके। फिर फायदा क्या होगा, इस तरह से हम गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अदरवाइज तो गैस को हम ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है ना, लेकिन एलपीजी को हमने सिलेंडर्स में भर दिया, तो अब हम सिलेंडर को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, तो एक तरीके से हम गैस को कैरी कर रहे हैं। और अगर ये कॉम्प्रेसिबिलिटी वाला फैक्टर नहीं होता तो आप किसी भी कंटेनर के अंदर आप ज़्यादा गैस नहीं भर सकते थे। ठीक है ना, फिर पता चलता है कि हमने जो एलपीजी यूज़ कर रहे हैं वो आज लगाया, सुबह लगाया, शाम को ख़त्म हो गया। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि हम उसमें कॉम्प्रेस कर सकते हैं एयर को, और कॉम्प्रेस्ड एयर उसमें भर देते हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो जो है एलपीजी की सिलेंडर जो है वो काम करता रहता है। द कुकिंग गैस एलपीजी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेस्ड गैस। द ऑक्सीजन गैस सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेस्ड गैस। अब जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, जो इमरजेंसी वार्ड वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन डायरेक्टली सप्लाई की जाती है, तो वो ऑक्सीजन के भी क्या लगाए जाते हैं, सिलेंडर लगाए जाते हैं।
ठीक है ना, और वो हाईली कॉम्प्रेस्ड गैस उसमें भरते हैं ऑक्सीजन की। या फिर जो हम देखते हैं कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में काम करते हैं तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होती है, तो वो बड़े बड़े सिलेंडर्स के अंदर उसको कैरी करके जाते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह से अगर हम गैस को कंप्रेस नहीं कर पाते तो होता क्या, स्पेस प्रोग्राम बहुत महंगा हो जाता। क्यों? क्योंकि उनसे ज़्यादा वजन तो उसका उनका गैस का हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि गैस के कंटेनर काफ़ी सारे लेके जाने पड़ते। लेकिन क्योंकि हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं और बहुत हाई लेवल पे कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए थोड़े बहुत गैस सिलेंडर से काम चल जाता है। तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो छोटे छोटे सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन के, और वो आराम से इजीली स्पेस वॉक कर लेते हैं, या फिर स्टेशन के अंदर भी रहते हैं, जो स्पेस स्टेशन उसके अंदर भी आराम से रहते हैं। तो वो एक सिलेंडर उनके कई कई दिनों तक चलता है। तो ये बेनिफिट है। अगर वहाँ पे अगर सिलेंडर बहुत जल्दी ख़त्म होने लग जाता, ऑक्सीजन सिलेंडर, तब तो उनको सप्लाई चेन में ही बहुत दिक्कत होती है, और फिर इतना लंबे टाइम तक वहाँ एस्ट्रोनॉट रह नहीं सकता था, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये हम पॉसिबल कर पाए क्योंकि जितनी भी गैसेज हैं, वेदर इट इज़ ऑक्सीजन और एलपीजी, हम इन सबको कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है गैसेज के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, वो भी गैसेज में होती है, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती क्या है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसकी मोशन से जो एनर्जी आती है, ठीक है ना, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन मूविंग पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन। तो मूविंग पार्टिकल की वजह से मोशन आती है। तो अब पार्टिकल सबसे ज्यादा किसके मूव करते हैं, गैसेस के मूव करते हैं। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किस में सबसे ज्यादा होगी, गैस में होगी। उसके बाद किस में, उसके बाद लिक्विड में होगी, उससे थोड़ी कम। और उसके सबसे कम किस में होगी, सॉलिड में होगी, क्योंकि वहां पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, वहां सिर्फ पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं सॉलिड के केस में। तो इट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन मूविंग पार्टिकल्स। इन गैसेज द इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर लार्ज वाइल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्मॉल। तो गैसेस के अंदर जो पार्टिकल के बीच में गैप है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए पार्टिकल जो हैं इजीली मूव कर सकते हैं, उनको फ्री स्पेस मिल जाती है मूव करने के लिए, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम है। ड्यू टू दिस रीजन द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव विद हाई स्पीड, हेंस हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैसेस के अंदर होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड्स इज लेसर देन गैसेस। तो लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो गैसेस के कंपैरेटिवली कम होती है, वाइल इट इज लीस्ट इन सॉलिड्स। और सॉलिड्स में और भी ज्यादा कम होती है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट डेंसिटी। तो डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इट इज द मास ऑक्यूपाइड बाय ए मैटर पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई करता है कोई भी मैटर, वो क्या कहलाती है, डेंसिटी। तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ ए पर्टिकुलर सॉलिड बाय द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट मास ऑफ द सॉलिड। तो द यूनिट, और इसकी यूनिट क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो मास की तो होगी केजी, और पर यूनिट वॉल्यूम तो वॉल्यूम की होगी मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगी। ऐसी ग्राम सेंटीमीटर में ले सकते हो तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये अलग अलग यूनिट है इसकी। शेप क्या होगी, तो द शेप ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो शेप है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो डिपेंड करती है किस पे, जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी मैटर जो है वो किससे बना है, पार्टिकल से बना है, तो उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांगली क्या करेगा, वो पार्टिकल्स एक दूसरे को बांध के रखेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो जो पार्टिकल जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा उसकी शेप डेफिनेटली क्या होगी, फिक्स होगी। और ये किस में होगा, सॉलिड्स के केस में। तो द सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, ठीक है ना। जो सॉलिड होते हैं उसकी जो शेप होती है फिक्स होती है। क्यों होती है, ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड स्मॉलेस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, और इस वजह से जो इंटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो भी क्या है, उसमें बहुत कम होता है। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, लिक्विड का।
उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। और फिर बात आती है गैस की, जहाँ पे जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है और इस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो सबसे कम है।